Hello students, welcome once again to this new session of our existing chapter that is light, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर पहले अपने डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया। जो लास्ट सेशन था द प्रीवियस वन, वो बहुत छोटा सा सेशन था, अबाउट 20 मिनट्स अराउंड, है ना। और अब अपने फ्रॉम दिस सेशन थोड़ी थोड़ी लेंथ को भी इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कंटेंट भी इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, पिछले वाला भी साथ में लेके चलेंगे और नया मटेरियल भी ऐड करते रहेंगे। तो हमने अभी तक, मैंने लिखा ना रिकैप मैंने पुराने वाला कहानी अब तक देखते हैं अभी तक हमने क्या सीखा, पास्ट जो भी व्यूज़ लिए अपन ने उसमें। तो हमने देखा कि लाइट, पहले तो हमने चैप्टर डिसाइड करा कि चैप्टर ये कर रहे हैं, फिर हमने देखा कि लाइट जो उसकी हेडिंग थी, उस हेडिंग का मीनिंग क्या है, व्हाट इज अ लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। फिर अपन ने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में बिठाने स्टार्ट किए, कुछ वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ करनी है, ऑब्जेक्ट, इमेज, सोर्स, ये क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, है ना। फिर हमने बेसिकली अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा कवर आउट नहीं किया और बहुत सिंपल किया, जितना भी किया है। हमने रिफ्लेक्शन को जाना कि व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जाने क्या होते हैं, मिरर्स के बारे में एक अच्छी खासी चर्चा की थी हमने कि मिरर आजकल ऐसे क्यों बनते हैं और पहले ऐसे नहीं बनते थे, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस किए थे। एंड वन मोर थिंग हमने डिस्कस करा था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने आ जाता है, कोई पर्सन आपके सामने आ जाता है, तो हाउ यू आर एबल टू सी दैट पर्सन, हाउ यू आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर कि लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आइज में जाती है, आई सेंस करती है उसे, है ना, जो कि हमने कहा फंक्शनिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे 11th चैप्टर के अंदर। तो इस वजह से हम देख पाते हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं लाइट को आगे। तो रिकैप तो हमारा हो गया, कहानी अब तक इज एंड। अब आगे, अब अपन को क्या करना है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे अपने। तो रिफ्लेक्शन में हमने कहा था कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना। बट एट द सेम टाइम हमारे पास एक क्वेश्चन पेंडिंग है अभी, एक जो चिंटू ने, है ना, छोटे बच्चे ने, वो क्यूरियस बच्चा जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई मुझे दीवार किस वजह से दिखती है, आंसर इज रिफ्लेक्शन। मुझे शीशे में अपनी शक्ल किस वजह से दिखती है, आंसर इज रिफ्लेक्शन। बट जो दीवार है वो शीशे का काम तो नहीं कर सकती, तो दोनों का आंसर सेम कैसे है। तो उसकी क्यूरोसिटी आप एंड कैसे करोगे, उस बच्चे की बात का जवाब कैसे दोगे, तो उसका टाइम आ गया। रिफ्लेक्शन एक्चुअली में दो तरह का है। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। बहुत ईजी नाम याद रखना, इरेगुलर या फिर इसको डिफ्यूज्ड भी कह देते हैं। क्लियर। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो आपका सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन उन जगह पे होगा जिनका सरफेस स्मूथ नहीं है, कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से, लाइक एकदम बिल्कुल स्मूथ रोड और वो एकदम उबड़ खाबड़ रास्ता। अब ये ऊबड़ खाबड़ का मतलब क्या है कि बिल्कुल प्लेन, और ऊबड़ खाबड़ सा जो आपने कहा कि मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ है इसके अंदर। तो इरेगुलरिटी का मतलब कि ज़रूरी नहीं है आपको प्रॉपरली वो चीज़ इरेगुलर सी दिखेगी। लाइक हमारे घर के जो वॉल्स हैं वो इस कैटेगरी की सी दिखती हैं, बट वो हैं इस कैटेगरी की, है ना। कि अगर आपके घर पे जो वॉल है अच्छी खासी पुट्टी वुट्टी लगा के अपन ने उसको फर्निश करा रखा है ना एकदम, तो वो प्लेन दिख सकती है, बट एक्चुअली वो प्लेन नहीं है ना। जब उसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे, एटॉमिक लेवल पे जाकर के देखेंगे, तब वो कैसे दिखेगी आपको, तब आपको उसके अंदर इरेगुलरिटीज दिखने लगेंगी। लाइक अपने एग्जांपल लें कि जो ब्लैक बोर्ड है, दिस इज द वाइट बोर्ड, बट ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, उस पर अपने कैसे पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ चौक। तो वो चौक से उस पर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह की है। तो जैसे ही उस पर चौक से लिखना स्टार्ट करते हैं तो चौक के पीसेस इन इरेगुलर वाली जो कैविटीज हैं इनके अंदर फंस जाते हैं, और आपको जो भी लिखा हुआ लेटर है वो उस शेप में बनता है और आपको दिख जाता है कि ये लिखा गया। क्लियर। तो वो अब वही चौक अगर मैं इस पर चलाऊं, क्या चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी हद तक प्लेन है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्लेन है, ये भी प्लेन नहीं है, बट काफ़ी हद तक ये प्लेन है। क्लियर। सो इस पे वो चौक काम नहीं करेगा, ये मार्कर काम कर रहा है ना। मार्कर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि कैविटी को नहीं फील कर रहा है, ये तो जस्ट एक तरह से पेंट है कि अपने क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, और ये ऐसा पेंट है जिसको अपने हाथों हाथ रिमूव भी कर सकते हैं। ओके। तो रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां होता है, इट अकर्स एट रेगुलर सरफेसेस। लो, जैसा नाम है वही चीज इसके अंदर आ गई। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, एट इरेगुलर प्लेसेस।
या कह दो सरफेसेस, सरफेसेस इज अ बेटर वर्ड, ठीक है। और अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर पैरेलल बीम आ रही है कहीं से, आपको मैंने कहा था जो ABCD के अंदर B इसका यूज कर रहे हैं अपने, अगर कहीं से पैरेलल बीम आ रही है, माने कुछ रेज आ रही हैं 2 या 3, फॉर एग्जांपल अपन ने 3 रेज ले ली जो कि इनिशियली कैसी आपस में पैरेलल हैं, अगर इनिशियली पैरेलल हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब देखो रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या करोगे, हर किसी पे नॉर्मल बनाओगे, यहां पे कितनी नॉर्मल बनेगी 1 2 एंड 3, और हर किसी के लिए एक रिस्पॉन्स में आप बनाओगे रिफ्लेक्टेड रे, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और अब ये तीनों भी आपस में क्या लग रही हैं, पैरेलल, मतलब पैरेलल बीम आए और जाते वक्त भी वो पैरेलल ही रहे तो उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, यानी कि इसको देख के पहचान सकते हैं अपने। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, व्हेन अ पैरेलल बीम स्ट्राइक्स अ सरफेस and after reflection it even remains the parallel, then this kind of reflection is called regular reflection। clear? तभी रेगुलर कहेंगे, अदरवाइज रेगुलर नहीं कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब क्योंकि ये थोड़ी बड़ी सारी होगी तो हम इसको लिखेंगे नहीं, हमने सिर्फ इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है, बायलिंगुअली डिस्कस कर लिया ताकि समझ भी आ जाए, और एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी लिख सकते हैं आपने। क्लियर? और इरेगुलर वाले में क्या होगा, सिंपली बस उससे उल्टा, इसके नीचे भी अपने ऐसे बना सकते हैं दिखाने के लिए कि भाई ये वाला सरफेस अपने रिफ्लेक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे, ऊपर वाले रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर इस पे लाइट रेज आएंगी, अगर इसके ऊपर लाइट रेज आएंगी कैसी, पैरेलल, भेज दो भाई 1 2 3, भेजी तो अपन ने पैरेलल। क्लियर? अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं रहने वाली, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, ठीक है। तो आई थी तब तो थी पैरेलल, और गई तो कैसी होगी, नॉट पैरेलल, बस उसके लिए तो कोई वर्ड नहीं है, तो वो पैरेलल नहीं है। मींस व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन this the rays are not parallel, then this kind of reflection is called irregular reflection, or you can say the diffused reflection। तो ये इसकी अगेन डेफिनेशन होगी, और क्योंकि ये भी थोड़ी बड़ी है तो हम इसको यहाँ पे लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जगह भी वेस्ट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ बात करके डिस्कस कर लिया। ओके, अब आपको पता लगा होगा कि ये वाला जो है ना, जो बच्चा पूछ रहा था कि भाई मुझे दीवार के अंदर अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखती, शीशे में तो दिख जाती है, तो एक्चुअली में इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल अपने क्या ले सकते हैं, मिरर, बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका मिरर, और इसके लिए क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, वॉल। तो आप उस बच्चे को बताओगे कि भाई बच्चे सुन, जो तू 2 रिफ्लेक्शन देख रहा है वो है तो रिफ्लेक्शन ही, ये भी रिफ्लेक्शन है वो भी रिफ्लेक्शन है, पर दीवार में तुझे दिख रहा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और मिरर में तुझे दिख रहा है कौन सा रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? पर अब उसका ये क्या लॉजिक है कि हमें अपनी शक्ल दिख जाती है इसके अंदर, उसके अंदर नहीं दिखती। इसको थोड़ा और अच्छे से समझो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, ये लाइट रेज कहाँ से आ रही होंगी, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल किसी कैंडल से आ रही है, पहले आप खुद समझो तभी आप बच्चे को समझा पाओगे, ठीक है। लाइक एक कैंडल से ये लाइट रेज आ रही है, आपको मैंने कहा था कि हमें सब ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं, सब में से लाइट रेज आ रही हैं, पर सब अलग अलग तरह के दिखते हैं ना। तो वो ऐसा क्यों दिखते हैं, क्योंकि हर किसी में किसी पैटर्न से लाइट रेज आ रही हैं, कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर भरी हुई है जो हमारी आईज, हमारा ब्रेन उसको डीकोड कर लेता है। अब मान लो कि ये पैटर्न है जो कि शो कर रहा है कि सामने ये वाली कैंडल रखी हुई है। अब इस मिरर ने क्या किया, इस मिरर ने इसकी डायरेक्शन बदल दी। लिसन टू मी केयरफुली, इस मिरर ने क्या किया, इस पैटर्न को तो सेम रखा, जिस पैटर्न में थी वही पैटर्न चल रहा है, पर डायरेक्शन अलग कर दी। ये आ तो इधर से रही थी, पर अगर आप यहां पे खड़े होकर के देख रहे हो, इफ दिस इज अ ह्यूमन आई, ठीक है, मानते हैं कि ह्यूमन आई जैसी लग रही है, तो अगर आप यहां पे खड़े होकर के देख रहे हो तो आपको पैटर्न तो सेम मिल रहा है, बट आप क्या सोचोगे कि कैंडल कहां रखी हुई है, यहां कहीं रखी हुई है। ऐसा लगता है अपने को, जब अपने मिरर के अंदर, ड्रेसिंग टेबल के अंदर खड़े होकर खुद को देखते हैं तो हम कहां दिखते हैं, सामने खड़े हुए दिखते हैं, नहीं, मिरर के अंदर। क्लियर? तो अब यहां पे 2-3 चीजें समझने वाली। पहली बात तो ये कि ये जो प्लेन मिरर है या जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये क्या करता है, ये पैटर्न को नहीं छेड़ता, पैटर्न को नहीं छेड़ता। तो अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगी क्या, कैंडल ही दिखने वाली है, आपको कुछ और चीज नहीं दिखेगी। कि मिरर में आप अगर खड़े हो मिरर के सामने तो आपको खुद की शक्ल ही दिखेगी, किसी और अमिताभ बच्चन की शक्ल तो दिखेगी नहीं, है ना, एज सिंपल एज दैट। अब इस सरफेस में क्या होता है, यहां पे क्या डिफरेंस है,
अगेन मान लो कि ये वाली जो रिफ्लेक्शन, ये वाली जो रेज आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, उसी कैंडल से आ रही थी। कि आप एक कैंडल लेके अब दीवार के सामने गए हो, है ना, एक कैंडल लेके आप घूमते जा रहे हो, एक बारी मिरर के सामने गए और एक बारी अब कहाँ जा रहे हो, किसी दीवार के सामने। अब दीवार का सरफेस, किसी वॉल का सरफेस ऐसा होता है। अब देखो इसने क्या किया, जो लाइट रेज आ रही थी जिस पर्टिकुलर पैटर्न में आ रही थी, क्या वो पैटर्न रिटेन किया? नहीं, डायरेक्शन तो इसने रिटेन करी ही नहीं और पैटर्न भी रिटेन नहीं किया। तो जब आप इन लाइट रेज को सेंस करोगे, आपकी आईज में जब लाइट रेज जाएंगी, तो एक्चुअली में क्योंकि पैटर्न ये नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि आपको कैंडल नहीं दिख सकती, क्योंकि कैंडल के लिए सेम पैटर्न चाहिए, तो कैंडल तो दिख नहीं सकती। अब ये सोचो कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को डिस्टर्ब करने वाला, ये ग्रीन पैटर्न को डिस्टर्ब करके रेड पैटर्न बनाने वाली मेन चीज है कौन? ये सरफेस। तो आपको दिखेगा क्या माइंड के अंदर? ये सरफेस दिखेगा, ठीक है। सेम कलर हो गया, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं। लो देखो, आपको ये सरफेस दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि इस पैटर्न को बदलने वाला मेन कौन चीज है? वो है सरफेस। क्लियर? तो इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है, तो आप उस बच्चे को आंसर दे पाओगे। और आपके अंदर, खुद के अंदर भी शायद एक क्यूरियोसिटी हो, तो आपके पास प्रॉपरली विद साइंटिफिक आंसर्स आपके पास इसका पूरा जजमेंट आ गया कि आपको मिरर के सामने कैंडल ही दिखती है, और वॉल के सामने ले जाते हो तो उस कैंडल की इमेज नहीं बनती, सिर्फ आपको वॉल ही दिखती है ना। एनलाइटेड वॉल दिख सकती है बट वॉल ही दिखेगी, वॉल के अंदर कैंडल की इमेज नहीं दिखेगी, बिकॉज पैटर्न हैज बीन चेंज्ड। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि भाई सर यहाँ पे पैटर्न सेम रहा, यहाँ पे पैटर्न सेम क्यों नहीं रहा? यहाँ पे पैटर्न सेम इसलिए रहा क्योंकि देखो सब पैरेलल है, इट मीन्स सबका ये वाला एंगल सेम बनेगा, है ना, सबका ये वाला एंगल सेम बनेगा, क्योंकि ये तीनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये भी 10, ये भी 10 होगा। बट यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाओगे, देखो प्लेन सरफेस पे नॉर्मल बनाना बहुत आसान है। जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है, आपको क्या करना है, जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। बट अगर आप किसी कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल बनाना चाहते हो, लाइक दिस, इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है, तो आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे करते हैं अपने, वो भी यहाँ पे नहीं कर पाओगे आप, तो उसके लिए आपको एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी। आपने मैथ्स में सीखा हुआ ये वर्ड, और नहीं याद तो भी अपनी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जस्ट एक स्केल से टच करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है। क्लियर हुई बात? तो सिमिलर टू दैट अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे कुछ टेंजेंट बनेगी इस तरह से, और परपेंडिकुलर लाइन कहां बनेगी? इधर। क्लियर? और इसके लिए टेंजेंट बनेगी यहां ऐसे, और परपेंडिकुलर लाइन बनेगी यहां। इसके लिए टेंजेंट बनेगा यहां और परपेंडिकुलर लाइन यहां। अब क्योंकि ये तो आपस में पैरेलल हैं, बट इनका जो टेंजेंट है वो शिफ्ट होता जा रहा है, तो देखो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल थोड़ा छोटा है, और ये एंगल काफी छोटा है। और आपको पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? तो इस वजह से, क्योंकि इन तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो गया, इन तीनों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये आई तो पैरेलल थी पर जाएंगी नहीं पैरेलल। ओके, सो थीम ऑफ द स्टोरी इज कि रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर, इरेगुलर, है ना। रेगुलर वाला स्मूथ प्लेन रेगुलर सरफेसेस पे, ये वाला इरेगुलर वाले सरफेसेस पे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल बीम आती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल ही रहती है। इसमें पैरेलल बीम आती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्टेड बीम पैरेलल नहीं रहती। इसका एग्जांपल मिरर ले सकते हो, उसका एग्जांपल वॉल ले सकते हो, बस सिंपल सी बात है। इसमें ऑब्जेक्ट वही का वही दिखता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, डोमिनेटिंग चीज जिसने ऑब्जेक्ट के पैटर्न को चेंज कर दिया, दैट इज द सरफेस, वो दिखाई देता आपको। क्लियर टू ऑल? ओके, तो बहुत सिंपल था और बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट था ये, आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ मूविंग अहेड, हमने बहुत अच्छे से पिछले वाला टॉपिक सीखा, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, उसका रे डायग्राम, उसका इमेज फॉर्मेशन, वो हम बना करके देखेंगे। क्लियर? इस चैप्टर के अंदर मेनली रे डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 3 to 5 मार्क्स आपके इसमें से आएंगे, ठीक है। जितने चैप्टर की वेटेज है इस चैप्टर की, हो सकता है सारा रे डायग्राम से याद है, नहीं तो मोस्टली आपका रे डायग्राम कंट्रीब्यूट जरूर करेगा एग्जाम के अंदर। अब रे डायग्राम का मतलब क्या होता है, रेज की हेल्प से कोई डायग्राम बनाना। और कौन सा डायग्राम बनाना, जो हमें दे रखा हो। लाइक हमने प्लेन मिरर को देखा है, उसको यूज किया है, उसके सामने खड़े होकर रेडी हुए हैं,
है ना, हर रोज का काम है ये। तो बट उससे इमेज किस तरह से बनती है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो प्लेन मिरर कैसा होता है? प्लेन होता है, बड़ा सा सही है जवाब, है ना, कि प्लेन मिरर कैसा होता है सर? प्लेन होता है, बिल्कुल सही, यही इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज अ प्लेन मिरर? द मिरर दैट इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ओके, अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप डेफिनेशन दे सकते हो। अब प्लेन मिरर के सामने इमेज फॉर्मेशन कैसे बनानी है आपने ये देखना है कि अगर इस मिरर के सामने किसको खड़ा करें, मान लो ये हमारी होगी लैंड, इसके सामने कोई पर्सन खड़ा, बहुत बड़ा सारा, बड़ा चिंटू, ठीक है, बड़ा खुश है ये क्योंकि इसको यूज़ किया जा रहा है। अब इसके हाथ में सपोज एक पॉइंट है P, इसमें से लाइट्स निकल रही हैं, ठीक है, इसके हाथ में से कुछ लाइट निकल रही हैं, और अब यहाँ पे इसके हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट रेस निकल रही हैं, इसको मिरर में कहाँ दिखाई देंगी? वी ऑल नो कि जैसे अगर हम ही खड़े हैं तो हमें कहाँ दिखाई देगा? जस्ट मिरर के अंदर हमें हमारी इमेज दिखाई देगी। बट उसको यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे आपको हमेशा आप याद रखो, धीरे धीरे आप सीख भी जाओगे कि रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए आपको। कितनी रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए। और अभी प्लेन मिरर के लिए आपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है कि कितनी भी आप रेज बना सकते हो। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि आपने अगर इंसिडेंट रे ऐसे बनाई तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको एक एंगल निकालना पड़ेगा, जितना एंगल ये आया उतना ही एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑफिशियली होना तो यही चाहिए कि आप पहले इस रे के साथ एक प्रॉपरली प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बनाते हो, फिर उसी प्रोटेक्टर से ये एंगल चेक करते हो, फिर उसी प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखते हो और उतने ही एंगल पे रे ड्रॉ करते हो। बट क्योंकि हमें इतना का आइडिया है, लगभग हम इक्वल एंगल पे लाइन बना सकते हैं, तो हम हर बारी उसको मेज़र नहीं करते, है ना। यहाँ पे अगर मेज़र कर करके बनाने लग गए डायग्राम तो फिर तो डायग्राम बनेंगे, समझाया समझो या नहीं जाना, है ना। तो एट द बेसिक लेवल तो आप आइडिया से इक्वल एंगल पे डायग्राम बना सकते हो। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 2 रेज लेनी है तो हम सबसे ईजी वाली 2 रेज लेंगे। एक रे ऐसी ले लेंगे, लाइक अगर यहाँ से एक सीधी रे जा रही होगी, अब इसमें से रेज कितनी निकल रही है? बहुत सारी, टू मैनी रेज। हमें कितनी लेनी है? सिर्फ 2। तो हम लेंगे ईजीएस्ट, द ईजीएस्ट रेज। अब वो कौन सी होंगी मैं बताता हूँ आपको। दोबारा बनाते हैं इसको थोड़ा सा, इसके हाथ से ये चीज़ गायब होगी तो दोबारा देते हैं इसको, ये ले भी पकड़। ओके, इस चीज़ का नाम हमने रख दिया था P, और अब इसमें से रेज बनानी है अपन को। एक रे मैंने आपको क्या कहा, कैसी ले लो आप? बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी लोगे तो ये सीधी वापस आ जाएगी। वाई सो? क्योंकि अगर एक रे बिल्कुल सीधी आप फेंकते हो, आप लेजर लाइट से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, या शायद किया भी होगा, मिरर के बिल्कुल सामने आप लेजर लाइट की बीम फेंकते हो तो वापस पीछे आ जाती है। वाई सो? क्योंकि इसके साथ अगर आप नॉर्मल बनाने की कोशिश करोगे तो आप बना नहीं पाओगे, इसी के ऊपर बनेगा। तो एंगल आई कितना हो गया? 0 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ओके फाइन, तो ये जैसे गई वैसे ही आ गई। ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं बना रहे अपने, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो फ्यूचर डायग्राम्स के लिए भी काम आएंगे। अब दूसरी रे बनानी है, वो कहाँ बनाएं जी? कहीं भी बना लो, आप ऊपर बना लो, आप नीचे बना लो, जहां आपका मन करता है वहां आप बना लो, क्योंकि इससे लाइट कहाँ जा रही है? हर जगह जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां बना लेता हूं। अब ये वापस आएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस केस में नॉर्मल बनाया जा सकता है। अब नॉर्मल ऐसा क्यों बना? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आज हमारे पास ऐसा है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा? यही तो बनेगा। नथिंग टू वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये देखो, जितना ये एंगल है लगभग इतने ही एंगल पे एक रे और निकालनी है अपने को ऐसे, है ना, जो कि क्या होगी? दिस इज इंसिडेंट रे एंड दैट विल सर्व एज रिफ्लेक्टेड रे। लाइक दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे कितना होगा? थीटा। थीटा इज अ सिंबल फॉर एंगल, नथिंग एल्स। ओके, अब हमने एक वर्ड डिस्कस करा था इमेज। हमने एक वर्ड डिस्कस करा था इमेज। मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं अपने। इमेज क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के बदले जो चीज हमें दिखाई देती है वो इमेज होती है। और इन रे डायग्राम्स के अंदर आपको बनानी क्या होती है? इमेज। गुड, क्या बनानी होती है? इमेज बनानी होती है किसी भी चीज की। अब वो इमेज कैसे बनती है? मैंने आपको बताया कि कोई भी आप 2 रेज लेते हो, उसको बनाने के लिए करें क्या? व्हाट इज द रेसिपी फॉर मेकिंग द इमेज? आप क्या लो? पहले तो आप ऑब्जेक्ट लोगे,
उस ऑब्जेक्ट में से नंबर 1 आपको लेना है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज निकालो, कम से कम 2 रेज। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा एज पर योर टेस्ट, है ना, जितनी आप लेना चाहो स्वादानुसार, जितनी रेज ले लो, 3 4 5 6 7, है ना, मन नहीं लग रहा, टाइम है फालतू तो लगा लो। अब इन 2 रेज को क्या करना है आपको, नंबर 2 इनको रिफ्लेक्ट कराना है। ऐसे करते हैं, नंबर नहीं, एरो से यूज कर लेते हैं। इनको आप रिफ्लेक्ट करवाओ प्रॉपरली विद रूल्स कि ये वापस आनी चाहिए तो वापस आई, ये वापस नहीं आनी चाहिए तो नहीं आई, जिस तरह से रिफ्लेक्ट होनी थी वैसे आपने रिफ्लेक्ट करवाई। ओके, फिर उसके बाद आप चेक करो कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, आप चेक करो कि रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिलती हैं, वेयर डू रिफ्लेक्टेड रेज मीट, ये मिलती कहां पे हैं। ठीक है, अब देखो या तो आराम से ये मिल जाए तो ठीक है, इनको मिला देते हैं। ये ग्रीन वाली यहां गई थी, ये जाती हुई तो इंसिडेंट रे, आने वाली रे कौन सी, ये वाली। अगर मैं इसको क्रॉस करा दूं, इस चिंटू से आर पार हो जाएगी ये रे, ये री जो वापस आ रही है ना, एक रे ये वाली वापस आ रही है पहली वाली, और दूसरी रे ये री जो वापस आ रही है ना। अब बताओ क्या इनका यहां पे कोई मिलने का इरादा लग रहा है आपको? नहीं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जरूर जा रही है। देखो, इनका मिलने का कोई इरादा नहीं है, तो आपको तो ये चेक करना था कि कहां मिलती हैं। तो देखो अभी सचमुच में मिल तो रही नहीं, जब मिल ही नहीं रही बट फिर भी हमें चेक करना हो कि कहां मिलेंगी, तो आप क्या करोगे, इनको बैक ट्रेस, उल्टी डायरेक्शन में जाके देखो, इधर हमें मिलाना है इनको, मिल तो रही नहीं, ऊपर से क्या हो रहा है, अभी भी बात की थी अपन ने, इनकी दूरियां बढ़ रही है ना, ये दूर दूर जाई जा रही है, तो दूरियां कम करने के लिए आप क्या करो, इधर तो उल्टा काम हो रहा है, उल्टा चलते हैं, शायद सीधा काम हो जाए, चल के देखें। चलो, इसको मैं अगर बैक ट्रेस करूं कुछ इस तरह से, है ना, और इस वाली को बैक ट्रेस करूं कुछ इस तरह से, क्या कहीं मिली, इस किसी पॉइंट पे मिली, तो ये अब एक्स्ट्रा वाला पार्ट हमारे लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा है। तो जहां पे ये मिलती हैं आपको चेक करना था, वेयर डू दे मीट, तो हमने ये चेक कर लिया। तो जहां मिलती हैं यही क्या होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज, यही इमेज है। क्लियर? तो ये एक छोटा सा प्रोसेस, आपको कहीं नहीं लिख करके आना, ना आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा, ठीक है, ना ही नोट्स में भी लिखना आपको। हाँ, अपनी हेल्प के लिए लिखना चाहो वो आप फ्री हो, आप कुछ भी लिखो अपने नोट्स के अंदर, बट अदरवाइज सिर्फ ये आपको दिमाग पे रखना है। क्लियर? और दिमाग में रह जाएगा, रखने की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। ये जो इसके हाथ में चीज थी, जो भी चीज थी ये शाइनिंग सी, ये मिरर के अंदर इसको सामने वहां दिखेगी। अब एक सिली सा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसको अपनी शक्ल नहीं दिखेगी? दिखेगी, जरूर दिखेगी, ये भी दिखेगा, ये भूत तो है नहीं, पर हम सिर्फ पी की बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ पी के बारे में ही चीजें लिखी हैं। होप आपको समझ में आया। इसमें हमने थोड़ा अच्छा टाइम लगाया है, जल्दी से भी बना सकते थे वाला डायग्राम। क्यों लगाया? क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी है, इमेज कैसे बनती है, पूरा कॉन्सेप्ट कि आपको 2 रेज लेनी है, आप 3 रेज ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं तो 3 रे लेकर के करूंगा, कर ले भाई, मेरा क्या जाता है। इधर 1 रे और लोगे आप, तो आप क्या करोगे, इसको उधर रिफ्लेक्ट करवा दोगे, और आप ये देखोगे कि प्रॉपर अगर आपने सही एंगल बनाया ना, तो ये रे भी जा करके वहीं पे ही मिलेगी जहाँ पे वो 2 रेज मिल रही हैं। तो ये एक वैसे अच्छी एक्टिविटी है उस बच्चे की जो कह रहा है कि मैं 3 रेज लेके चेक करना चाहता हूँ सर, तो आप जरूर करो। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि दिस विल मीट एट द सेम पॉइंट। ओके, अब इसके अंदर एक तो हमें ये सीखना था कि रे डायग्राम बनता कैसे है। अगर एग्जाम में आएगा, मेन चीज ये पूछते हैं कि भाई सर एग्जाम में कितना लिख करके आना है, तो अगर रे डायग्राम लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ इतना बना करके आना है। इस 3rd रे की भी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, इस 3rd रे की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए अपने सिर्फ कम से कम काम करेंगे, समझने के लिए कुछ ज्यादा पे जा सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में चिंटू को बनाने की भी जरूरत नहीं है, इससे हमारी सिंपैथी है, हम जानते हैं इसको, वो टीचर नहीं जानता इसको, बाकी आपकी मर्जी है। और हाँ, बना के आ सकते हो, अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट ईयर से सीबीएसई ने ऐड किया है कि क्रिएटिव आंसर के अंदर लूज मार्किंग करी जाएगी और एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जा सकते हैं आपको। ठीक है, सो आप क्रिएटिविटी ऐड करो जितनी कर सकते हो अपने आंसर में, ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, शायद आपने सुना भी हो। अब आपको इस इमेज की कुछ फीचर्स जाननी है। नेक्स्ट टारगेट इज वी हैव टू नो द फीचर्स। फीचर्स मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कुछ खास बातें इस इमेज के बारे में कि ये इमेज कैसे सी बनेगी। अब आप डायग्राम तो इसके अकॉर्डिंग बना लिया हमने, आप इमेज कैसी बनेगी, किस तरह की बनेगी, आप खुद को ही इमेजिन कर लो कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको आपकी इमेज किस किस तरह की दिखती हैं, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
या मैं कहूँ कि साइज ऑफ इमेज, दोनों का साइज क्या होता है? सेम। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। तो जितनी हाइट हमारी है प्लेन मिरर क्या करता है, उतनी हाइट ही हमें दिखाता है, ना तो उसे छोटा करता ना उसे बड़ा करता। कुछ मैजिकल मिरर होते हैं ना, कुछ अलग मिरर्स होते हैं जो हम कई बारी किसी पीवीआर वगैरह में जा रहे हैं या किसी लाइक मेला वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे लगे हुए होते हैं, जहाँ पे हमारी हाइट छोटी बड़ी पतला मोटा कर देता है वो। बट प्लेन मिरर के अंदर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 2, दूसरी बात ध्यान देने वाली क्या है? दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि आप मिरर से जितना आगे खड़े होगे आपकी इमेज मिरर के अंदर उतना पीछे की तरफ बनेगी। माने डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। ये वाला डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 मीटर ही होगा, ठीक है। तो इसको अपने क्या कहेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज आगे क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, बट हाँ डायरेक्शन अलग है। ऑब्जेक्ट मिरर से आगे खड़ा है और इमेज मिरर के पीछे बन रही है। एंड द थर्ड थिंग क्या है? अब देखो, हमने जब इस इमेज को बनाने की कोशिश की थी, क्या ये सच में रेज मिल रही थी? नहीं, सच में ये रेज नहीं मिल रही थी, इनको हमने पीछे मिलाया था। तो इट मींस ये सच्ची वाली इमेज है, झूठी वाली? झूठे वाली। दो नाम दिए थे, एक रियल इमेज एक वर्चुअल इमेज। सो दिस वन इज वर्चुअल इमेज। सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज। इसके साथ में एक और नाम भी आता है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज। अभी इरेक्ट इमेज के बारे में हम कुछ बहुत ज्यादा जानते नहीं है, जब स्फेरिकल मिरर के अंदर रे डायग्राम करेंगे तब अपने ज़्यादा जानेंगे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और ये बात हमेशा फिक्स है मोस्टली कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही आएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा। अभी इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ वर्चुअल याद रखना है। अब इसको भी थोड़ा सा और क्लियर करेंगे अपने कि एक्चुअली में हो क्या रहा हमारे साथ। जब मिल ही नहीं रही थी तो ऐसे मिला कैसे दिया हमने। ओके, नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि अगर आपने कोई टी शर्ट पहन रखी है या शर्ट पहन रखी, कुछ भी पहन रखा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है ना, कोई इस तरह की आपने चीज पहन रखी है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, तो मिरर के अंदर क्या आपको सेम दिखाई देगा? नहीं, उल्टा दिखाई देगा, है ना, कुछ अलग पैटर्न में दिखाई देगा। उसे अपन बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, मिरर क्या कर देता है? चीजों का लेटरल इन्वर्जन कर देता है। और इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन या कह दो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के ऊपर आगे की तरफ, है ना, एम्बुलेंस कैसे लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, वैसे भी उल्टा लिखा होता है, और मिरर इमेज लिखी होती है उसकी। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस किस तरह का व्हीकल है? कोई फन व्हीकल तो है नहीं कि भी चलो लॉन्ग ड्राइव पे घूमने चलते, इमरजेंसी व्हीकल है। इट मीन्स एम्बुलेंस किसी भी चीज के सामने अगर आ रही है, किसी भी व्हीकल के सामने आ रही है, तो चाहिए उस व्हीकल को ये चाहिए कि आप फटाफट से अपना व्हीकल हटाओ और एम्बुलेंस को जाने दो। तो इसलिए उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि वो देखेगा कैसे? कोई पर्सन अगर आपसे आगे चल रहा है, आपके व्हीकल को वो कैसे दिखेगा? ये वाला पर्सन कैसे देखेगा कि यहाँ पे कोई और आ रहा है? अपने रियर व्यू मिरर में। अब मिरर के अंदर उसे एम्बुलेंस सीधा लिखा होगा अगर, तो उल्टा दिखेगा। उसके माइंड में कुछ एक टाइम जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, पर कुछ एक टाइम जाएगा उसको समझने के लिए कि पीछे वाला व्हीकल एम्बुलेंस है। अब ये सोचो कि उसको बहुत सारे ड्राइवर्स को क्रॉस करना है, तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। एक जन का टाइम तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम लगता है, पर इतने सारे लोगों का टाइम, शायद उस बंदे का टाइम पूरा ना हो जाए जो एम्बुलेंस के अंदर जा रहा था, है ना। तो इसलिए उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ताकि आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे। अगर आप उसके सामने राइड कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो आप फटाफट से स्पेस दो और एम्बुलेंस चला जाए, है ना। अच्छा मैसेज भी है, ऐसा ही करना चाहिए और हम ऐसा करते भी हैं। तो उसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो बिफोर वी वाइंड अप द सेशन, खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन आपके माइंड में रहना चाहिए था कि सर अगर यहाँ पे मिल नहीं रही थी, जब ये रे मिल ही नहीं रही थी, हमने तो ये कहा था जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहाँ इमेज बनती है। जब ये रेज मिल ही नहीं रही थी तो आपने इधर जानबूझ के क्यों मिला दी? अगर नहीं आया था तो मैंने ही क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, अब आप आंसर ढूंढो कैसे आएगी। आप पोज करके सोच सकते हो। तो अब अगर नहीं पता चला तो हम समझते हैं इसको कि क्या हुआ, हमने इसको बैक ट्रेस क्यों किया, क्यों ड्रॉ किया। तो इसके लिए आप ये समझो कि हमारा जो माइंड है ना, जो ह्यूमन माइंड है, उसके अंदर एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि वो मानता है लाइट बहुत ही ज़्यादा सीधी है।
जस्ट लाइक पेरेंट्स, उनको लगता है कि बाहर वाले सारे बच्चे खराब हो सकते हैं, मेरे वाले बच्चे ने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत ही सीधा है ना, और कितना ही सीधा वो अपने को पता। वैसे ही लाइट देखो टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है, ऐसे जा रही थी पर बिल्कुल सीधी रही क्या? नहीं, यहाँ पे जाके बैंड होगी, यहाँ पे जा रही होती तो फिर बैंड हो जाती। पर ब्रेन को क्या लगता है, हमारे ब्रेन को लगता है कि लाइट बिल्कुल बिल्कुल सीधी है, वो कहीं से भी मुड़ती या मुड़ती टुड़ती नहीं है, सिर्फ वो बिल्कुल सीधी सीधी आती है। समझ रहे हो बात? कि हमारे दिमाग को लगता है कि लाइट बहुत ज़्यादा सीधी है। मीन्स टू से अगर आप यहाँ से इन दोनों लाइट रेस को आता हुआ देख रहे हो ना, तो ब्रेन ये नहीं सोचेगा कि ये लाइट जो आ रही थी वो शायद कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ रही हो, नहीं, वो सोचेगा कि अच्छा लाइट रे आ रही है तो इट मीन्स ये यहीं से आ रही होगी। आपको कोई लाइट रे इस तरह की दिखाई दी तो आपका माइंड क्या सोचेगा कि वो लाइट रे कहाँ से आ रही है? ये दो अगर आपको आती है दिख रही कहीं से, तो ब्रेन सोचेगा कि ये वाला यहाँ से कहीं आ रही है और ये वाली यहाँ कहीं से आ रही है। और अगर ये दोनों सेम नेचर की हैं, इट मीन्स आपका ब्रेन ऑब्जेक्ट को यहाँ बना देगा, चाहे वो वहाँ है चाहे वहाँ नहीं है ना, और आपका ब्रेन कहेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपका खुद का ड्रेसिंग टेबल है ना, हम रोज़ तैयार होते हैं उसके सामने, हम खुद के मतलब चेहरे को देखते हैं, बालों को देखते हैं, सब देखते हैं, पर हमने इस एंगल से इस बात को कभी सोच के नहीं देखा कि हम तो यहाँ खड़े हैं, अब अंदर हमारी इमेज क्यों दिखती है? हमने ये क्वेश्चन किया नहीं, क्योंकि हमें चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बल्कि कोई ऐसा क्वेश्चन करता है तो हम खुद उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, तो कि भाई ये क्या बकवास है, तो मिरर के अंदर नहीं दिखेगा तो कहाँ दिखेगा? अंदर ही तो दिखेगा, बाहर दिखेगा तो उल्टा गलत चीज़ है। तो समझे क्या हुआ? ये लाइट रे जा रही थी ऐसे, पर वो टकरा के इस तरह से आई, तो टकरा के जब इस तरह से आई ना, तो हमारा माइंड क्या सोच रहा है कि अच्छा ये लाइट ऐसे आई है, इट मीन्स इसका सोर्स कहाँ होगा? आगे कहीं होगा। तो आगे कहीं जाते जाते वो कहाँ पे मिलाती है उस लाइट रेज को? अंदर जाके मिलाती है। इसलिए आपको अपनी इमेज कहाँ दिखती है? मिरर के अंदर दिखती है। ठीक है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है अपने लिए, आप इसको होपफुली बहुत इजीली समझ गए होंगे और अपने आसपास वाले लोगों से शेयर भी करें, पर अगर अच्छे से समझा सके तभी शेयर करें, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपका उन लोगों के साथ में कि भाई क्या फालतू बकवास कर रहे हो, शक्ल तो अंदर दिखेगी ना, बाहर को दिखेगी। क्लियर? कि आपको एक बार दोबारा बात करते हैं, हमारे माइंड के अंदर ये कमजोरी है कि हम लाइट रे को ये मानते हैं कि जिस भी रास्ते से आ रही है वो बिल्कुल सीधी आ रही है। लाइक ये जो ऑरेंज रे आ रही है, एक्चुअली में कहाँ से आ रही है? इधर से आई, टकराई, बैंड हुई और फिर ये इस रास्ते पे गई है। बट ब्रेन विल इंटरप्रेट कि ये लाइट रे ऐसे आई है और ये लाइट रे ऐसे आई है। क्लियर? जबकि ये लाइट रे इधर से नहीं आई, ये तो इधर से आई थी, टकरा के वापस मुड़ गई, है ना। बट ब्रेन क्या सोचेगा कि अच्छा ये ऐसे आ रही है ना, तो इट मीन इसका सोर्स कहाँ है? इसी जगह पे है। और ये दोनों क्योंकि सेम नेचर की थी, एक ही ऑब्जेक्ट से निकल रही थी, तो ब्रेन ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया और अपने आप क्रिएट कर दिया एक पॉइंट वहां पे। दिस इज द पावर ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है। आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखे होंगे, लाइक मिराज, किसी के अंदर भी, लाइक किसी कार्टून में देखे हो, छोटा भीम में, डोरेमोन टाइप किसी में भी, जिसमें डेजर्ट का सीन हो कि वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से लगता है कि रिवर है या पॉन्ड है और उसमें कूद जाते हैं वो लोग पानी पीने के लिए, बट पानी वानी कुछ मिलता नहीं, रेत होती है उनके हाथ में बस, या तो वो खा लेते हो, है ना, फिर वो भी गर्म गर्म होती है, उसको बाहर निकालते। तो एक्चुअली में वो क्या चीज़ है? पहली बात तो वो सच है, दूसरी चीज़ कि उसका साइंटिफिक रीज़न है। उसका ये रीज़न नहीं है कि आप रेगिस्तान में घूम रहे थे तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी इसलिए आपने वो बना लिया, नहीं, उसका साइंटिफिक रीज़न ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती रहती हैं ऐसी ऐसी, ये सारी अपने डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे सिलेबस में है, कुछ नहीं है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी डिस्कस कर लेंगे हम, बट ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकल जिंदगी से जुड़ी हुई है 10th की साइंस। एवरी एस्पेक्ट ऑफ 10th साइंस, वेदर इट इज़ CBSE, RBSE, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स। हाँ, जो पिछले वाले 3 चैप्टर्स हैं वो भी प्रैक्टिकली हैं, बट उसमें फील आए नहीं आए, और जब करेंगे तब पता चलेगा। वैसे वो भी बहुत अच्छी फील वाले चैप्टर्स हैं। तो आज के सेशन में हमने इतना ही किया। क्या किया, एक बार रैप अप करें तो हमने बेसिकली सिर्फ 2 ही चीज़ें करी हैं, एक इमेज फॉर्मेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडली टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। साथ में कुछ एक क्वेश्चन कवर कर लिए हमने कि एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस किस तरह से लिखा होता है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है, लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ इज शैडो फॉर्म्ड, आपकी शैडो कहीं पे बनती है अगर, तो कैसे बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, अगर वो उस लाइट के रास्ते को रोक लेता है ना, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, 3 तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, एक ट्रांसपेरेंट, लाइक कोई एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, एक ट्रांसल्यूसेंट जस्ट लाइक आइस है, और एक ओपेक जैसे कि हमारी बॉडी है।
तो अगर हमने किसी कमिंग लाइट के सोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो उतनी जगह पे पीछे लाइट नहीं जा पाती, है ना, तो वो क्या हो गया, शेडो बन गई। एक और इंटरेस्टिंग चीज हम कर सकते हैं, आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अलग अलग क्वेश्चन खुद से पूछ के देखा करो, आपको आंसर मिलते हैं या नहीं। जैसे लाइट की डेफिनेशन थी, है ना, अब अपने डायरेक्ट तो इंटरेक्ट कर नहीं पा रहे, सपोज चिंटू को पढ़ाया, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा कि सर लाइट की डेफिनेशन तो आपने बता दी, मतलब रोशनी की तो डेफिनेशन बता दी, अंधेरे की बता के बताओ, तो माने अब व्हाट इज डार्कनेस, डार्कनेस क्या होता है, लाइट इज अ सोर्स, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी, देन व्हाट इज डार्कनेस, यू कैन पॉज एंड चेक कि आपको पता चलता है नहीं। डार्कनेस क्या है, डार्कनेस इज जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट, जहाँ लाइट नहीं है वो डार्कनेस है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, अपने आप से उसका आंसर ढूंढ सकते हो, एक्सप्लोर करें आसपास की चीज़ों को। और नेक्स्ट बोलते हैं हम इन द नेक्स्ट सेशन, इसमें कुछ और नई बातें करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स की तरफ चलेंगे, स्फेरिकल मिरर वाली दुनिया में चीज़ों को बड़ा और छोटा करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।